उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोलर मास आता है, ऐसा दिया है उसमें। अब जैसे इसमें था क्या कहते हैं, इसमें एम्पेरिकल मास में एम्पेरिकल फार्मूला में आप करके बताए थे तो वो समझ आ गया था, लेकिन हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को बोर्ड में नहीं किया था तो वही समझ नहीं आया। जैसे अपन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऐसे कहते हैं ना, माने उसका एटॉमिक मास तो 1.00 को जो भी है, तो उसका मतलब यह है कि उसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स हैं 1 ग्राम में। वैसे किसी ऑक्सीजन का 16 ग्राम कहते हैं तो 16 ग्राम में भी उतना ही एटम है, माने वेट इधर बढ़ते जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ एटम उधर सेम है। वो देखो, अरे मोबाइल गिरा किसी का, टूटा नहीं टूटा। अब यहाँ जैसे अपन तो यहाँ पे हमको 16 ग्राम बोल रहा है, तो जैसे ऑक्सीजन को अपन 16 ग्राम कह देते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास 16 है, तो 16 ग्राम में भी नंबर ऑफ एटम उतना ही है। अब हमको ऐसा दिया है, मान लो ग्राम भार बोलते हैं, 16 ग्राम भार में शो करते हैं, तब की बात है। अब हमको बोला है कि कार्बन इतना ग्राम है, तो उसमें कितने मोलर मास है ये जानना है हमको। तो क्या है कि 1 मोलर मास में तो 16 ग्राम होता है, तो जितना तो 16 ग्राम होगा उसमें उतना ही उसका मोलर मास होगा। जैसे हमको बोल रहा है कि 44 ग्राम कार्बन का कितना होता है, वास्तव में 1 मोल में 12 ग्राम में शो करते हैं। तो 44 को 44 को 12 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही मोल एटम होगा, मोलर मास उसका वही होगा। ऐसा ही ये बार बार पढ़ोगे तो बार बार कन्फ्यूजन होता है इसमें। इसको भी ग्राम में बोल रहा है, वो ग्राम में दिया है तो उसको 12 से डिवाइड कर रहा है, फिर वो आ रहा है तो ग्राम मोल हो जा रहा है, ये ऐसा टाइप कन्फ्यूजन होता है। लेकिन क्या है, तुमको सिर्फ ये समझना है कि जो चीज़ जैसा एटॉमिक वेट दिया हुआ है उसके आगे हम ग्राम भार लिख दें तो वो 1 मोल है। अब हमको तो ग्राम भार ऐसा नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में दिया रहता है कि 44 ग्राम कार्बन या 12 ग्राम, ऐसा कुछ भी दिया रहता है। तो ग्राम में दिया है तो उसको मोलर मास निकालने के लिए 1 एटम का जो ग्राम भार में होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। वैसे ही उसमें करते होगे, उसमें जो है एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड करते हो, जैसे उसमें एम्पिरिकल फार्मूला निकाले हो तब भी किए हो। तो मोलर मास निकालने के लिए जो ग्राम में वेट दिया रहता है उसको ग्राम भार से, किसी भी एटम के ग्राम भार से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल आ जाता है, उसमें कितना मोल है ये निकालते हैं। इसको एक आध दिन ना और पूरा डिटेल में बताऊंगा तभी जाके कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं जितने बार बताऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं। साला वो मोलर मास कहते हैं, उधर भी ग्राम में दिया है, इधर में दिया है तो उसको डिवाइड कर रहे हैं तो मोलर मास आ जा रहा है, दोनों तो ग्राम में है, फिर कैसे आ रहा है, कई प्रकार के क्वेश्चन पैदा होंगे। तो अभी तुम इतना समझो कि जो भी वेट हमको दिया रहता है उसको ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट, तो हमको कितना मोल है ये मिल जाता है, वही मोलर मास। एटॉमिक में वेट कभी भी फिक्स नहीं रहता ना? नहीं, ग्राम एटॉमिक वेट जैसे हाइड्रोजन का जो है 1.00 वही है उसका, 16 ऑक्सीजन का है, 12 कार्बन का है, वो निश्चित है। लेकिन जो वेट हमको दिया है, कोई इस एग्जाम्पल में मान लो 12 ग्राम कार्बन या 0.004 ग्राम कार्बन ऐसा कुछ बोलता है ना, तो उसको ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करने पर कितने मोल हैं ये आता है। ये तो दिया है, देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया है तो उसमें कितने मोल हैं कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे में फार्मूला ही दिया है। वेट जो दिया है उसको ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाता है। मोल नंबर ऑफ एलिमेंट है, फार्मूला दिया है, देखो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट का मास हमको दिया है ना क्वेश्चन में, उसको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, उसमें कितना मोल है ये पता चल जाता है। याद रखो ये फार्मूला जो दिया है इसमें, मोल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, बस यही है। माने जो मास हमको दिया है क्वेश्चन में उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे
तो कितना मोल है ये पता चल जाएगा। ठीक, ये फार्मूला पर याद रखो। कौन आया? ऐसा लगा कि यहाँ आके कोई रुका। हाँ, कहाँ आए थे हम लोग? इसमें तो 1.56 है ही नहीं। अच्छा, वो 5 चैप्टर में है, उसमें क्या 1.5 के किस हिसाब से लिखा है वो? खैर छोड़ो। तो 1.36 ये और बनाना है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन और करना है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मतलब मुझसे वही नहीं था, इंपेरिकल फार्मूला तो सब बन गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n का वैल्यू भरतौर निकालना रहता है उसमें, फिर नीचे n लिखोगे, मतलब n जो है सभी से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो इसको ट्राई किया हो घर में? नहीं किया कोई? तो दे तो नहीं किया है, और ये भी नहीं की। नहीं मिल रहा है। हाँ, अब जैसा स्तर वैसी सोच। सभी पास वही बस मिल सकता है। कबाड़ी में पुस्तक वो सब वो जो लोग बेचे हैं ना, उस हिसाब से सब आपको जाके ढूंढना बस पड़ेगा। 11th 11th का पुस्तक को नहीं बेचे होंगे इतना जल्दी ऐसा कबाड़ी में। वो जो पुराना बेच चुके हैं सर, सिर्फ मात्र 100 रुपए के लिए। पुराना जो पुस्तक रखा रहता है सालों साल का ना, वो नहीं रहता, वो पढ़ने की स्थिति में वो कबाड़ी में जाता है। अब बाकी तो अभी जो चलन में है जो पुस्तक, उसको क्यों ऐसी कबाड़ी में बेचेगा? हाँ, पढ़ लिए रहेंगे तो और क्यों पढ़ेंगे किताब में। साइंस और मैथ्स का पुस्तक ऐसा है कि जो लोग ना बायो या मैथ्स लिए रहते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि कोई नीट देने का सोचते रहता है, कोई और दुनिया भर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये देने के सोचते रहते हैं, और जब ये परीक्षा देंगे तो ये सब पुस्तक की ज़रूरत उनको पड़ती है। इसलिए तत्काल बहुत लोग तो बेचते ही नहीं हैं। तो अपन आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन में। अब ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो पूछोगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है? हाँ, मैथ्स का लिखा है अभी भी। हाँ, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, थोड़ा लेक्चर सुन लो फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो, सपोज हम कोई भी दो कंपाउंड को आपस में मिलाते हैं, तो इनके बीच में यदि रिएक्शन हो रहा है, तो इन रिएक्शन को हम यदि फार्मूला या सिंबॉलिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो वो इक्वेशन होता है। जैसे देखो, यहाँ पे तुम्हारे बुक में दिया है, A brief representation of a chemical reaction in terms of symbol and formula of the substance involved। मतलब सिंबल के टर्म में और सब्सटेंस जो इन्वॉल्व है उसको फार्मूलाइज करें। सिंबल के टर्म में यदि जो सब्सटेंस है उसमें इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में, उसको फार्मूला के रूप में यदि हम शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो वो इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाते हैं, और मिलाने पर सोडियम सल्फेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी भी बनता है। तब इसको कैसे शो करेंगे? देखो, सोडियम कार्बोनेट का तो फार्मूला होता है Na2CO3, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही होता है।
तो उसको हम जो जो चीज़ मिला रहे हैं उसको सिंबल के रूप में लिखेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। इन दोनों को मिलाए हम, और मान लो मिलाने से ये क्या क्या बनता है बोला है, सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो जो बनता है उसको इधर लिख दिए हैं Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, इतना बनता है बोला है। अब यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है या सोडियम कार्बोनेट का है। इन दोनों को मिलाए तो जो बनता है उसको इधर लिख दिए। तो देखो इसको एरो एक तरफ लगाया हूँ मैं, ध्यान रखना एक ही तरफ एरो है अभी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मिलाने पे जो इधर बन रहा है वो है। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी किसी में क्या होता है, ये भी बनते रहता है और इधर भी प्रक्रिया चालू रहता है। इधर ज़्यादा होता है तो इधर बनने लगता है। यदि इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है तब इसको दोनों तरफ एरो करके शो करते हैं। अभी फ़िलहाल ये एक ही ठोकर समझो। इन दोनों को मिलाने पर सोडियम सल्फेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना। तो ये सारा सिंबल में है। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, सिंबॉलिकली ऐसे ही शो करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे शो करते हैं, सोडियम सल्फेट को ये है, सारा का सारा सिंबल में है। तो इधर लेफ्ट साइड जो सब्सटेंस को हम मिलाते हैं तो उसको लिखते हैं प्लस में, फिर राइट साइड जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसको लिखते हैं प्लस में, ठीक है। और यदि केवल वन डायरेक्शनल इक्वेशन रिएक्शन है तब एक ही एरो होगा, और बाई डायरेक्शनल है मतलब दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है तो उसको दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ऐसा शो करता है उसको शायद, ऐसा ऐसा। हाँ ये नाराज हो गया है। इधर से इधर बन रहा है, इधर क्या है देखो, इन दोनों की क्वांटिटी इधर जो बना है उससे ज़्यादा है मान लो, तो जब तक ये ज़्यादा रहेगा रिएक्शन करके ये सब बनेगा। यदि इधर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन करके इधर बनता है। यदि ऐसा होता है तब दो ठो एरो रहता है यहाँ। हर रिएक्शन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो जो सब्सटेंस को हम मिलाते हैं आपस में, उधर उसको लेफ्ट साइड प्लस करके लिखते हैं और जो बनता है उसको राइट साइड प्लस करके लिखते हैं। और यदि वन डायरेक्शनल रिएक्शन है तो बीच में एरो लगा देते हैं। और इस ढंग से यदि सिंबॉलिकली हम जो रिएक्शन होता है उसको शो करें तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसी को केमिकल इक्वेशन भी कह देते हैं। इक्वेशन तभी होगा जब यहाँ इक्वल से रिलेटेड इक्वल सिंबल हो। इक्वेशन मतलब इक्वल शब्द होगा ही होगा। यदि एरो ना मिला के हम ऐसा बराबर लिख दें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन, ठीक है। तुम्हारे में क्या दिया है, बराबर दिया है कि एरो बना के दिया है, देखो। तो इसमें यदि केमिस्ट्री में बराबर लिखना ज़रूरी नहीं है, मेरे ख्याल से एरो भी बना दोगे तब भी वो इक्वेशन ही है। देखो लिखा है, केवल एरो बना दिया है तब भी इक्वेशन है। वैसे इक्वेशन का मतलब है बराबर से रिलेटेड। वैसे बराबर तो रहेंगे ही, जितने मालिक्यूल इधर हैं उतने ही मालिक्यूल उधर भी रहेंगे। हाँ, क्योंकि मालिक्यूल ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं और ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं, केवल फॉर्म भर तो चेंज होते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ मास है। जितना मास हम मिलाएंगे उतना ही मास उधर भी रहेगा, नया बनेगा तो, ठीक है ना। तो इक्वल करो चाहे टेंस टू करो, इक्वेशन ही है। अब एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, देखो। द एसेंशियल आर एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज करके तुम्हारे पास एक हिंदी मीडियम के पुस्तक को पकड़ लिए हो ना, कम से कम कुछ तो दिया होगा उसमें, है तो शायद कहीं पे नहीं है क्या। फर्स्ट देखो, ये तभी शो करेंगे हम, ऐसा तभी लिखेंगे जब एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है उनके बीच। ये बोला इट मस्ट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। इन केस ऑफ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन।
माने इक्वेशन के फॉर्म में तभी हम लिखेंगे जब एक्चुअल में दो कंपाउंड जो हम मिलाए हैं, जो एलिमेंट्स हम मिलाए हैं, उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन के रूप में तभी लिखेंगे जब एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है। सेकंड क्या बोला है देखो, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का क्या मतलब है जानते हो? संतुलन में होनी चाहिए। माने इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएशन होता है नए एटम का, तो बैलेंस होनी चाहिए। तीसरा बोला है इट शुड बी मॉलिक्यूलर। जैसे हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऐसा कुछ निकलता है तो एटम के फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा। तो उसको हाइड्रोजन को H ना लिख करके H2, Cl2, O2 इस टाइप का लिखते हैं। उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही प्रोड्यूस मतलब कंप्लीट होता है रिएक्शन जो है। ये हो गया। अब किसी इक्वेशन से हमको क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलता है इसके बारे में बता रहे हैं। देखो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्या है देखो, इट कन्वे द एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पेसीज। माने ये जो है रिएक्शन के जो एक्चुअल नंबर है, जो प्रोडक्ट और जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनका एक्चुअल नंबर को शो करता है ये। ठीक है ना, माने रिएक्शन में भाग लेने वाले वास्तव में कितने मॉलिक्यूल या एटम्स हैं उसको ये दर्शाता है। दूसरा बोला है इट टेल द रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट के रिलेटिव मास को शो करता है। रिलेटिव मीन्स अपेक्षिक मास, रिलेटिव मीन्स तुलनात्मक द्रव्यमान को शो करता है। रिलेटिव का मतलब वही है कंपेयर्ड। अब कैसे सब एक आठ एग्जाम्पल में उधर करेंगे तभी समझ में आएगा। थर्ड बोल रहा है इट कन्वे द रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल। हिंदी में क्या लिखा है? कन्वे का क्या हिंदी सेंस लिखा है देखो जरा। अभिकारक। नहीं अभिकारक नहीं होता है। यह अभिकारक तथा उत्पाद के सापेक्षित मोलों की संख्या को बताता है। हाँ, बताना, कन्वे करना, माने कन्विंस से बना है, कन्वे से कन्विंस बनता है। हाँ, तो यहाँ पे भी वही है। इट आल्सो इट कन्वे द रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल। ये जो है, ये जो रिएक्टेंट है उसके मोल या नंबर ऑफ रिएक्टेंट या वास्तव में नंबर ऑफ मोल को ही शो करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ही शो करता है। इट कन्वे द रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल। माने जो अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो, और जो बनता है वो, उसके नंबर को ये कन्वे करता है, रिलेटिव नंबर को, अपेक्षित संख्या को। फोर्थ बोला है, ये बोल रहा हूँ तो स्टेटमेंट में क्लियर नहीं होगा, उधर एग्जाम्पल देके समझाएगा तभी क्लियर होगा। फोर्थ बोल रहा है इट आल्सो कन्वे द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ प्रेजेंट। यदि रिएक्शन में गैसियस फॉर्म में कोई रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है तो उसका वॉल्यूम को भी कन्वे करता है या वॉल्यूम को भी बताता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वन एटम का, वन मॉलिक्यूलर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है जानते हो? 22.4 लीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ठोक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हारे बुक में लिया है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो वही कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें भी यही एग्जाम्पल दिया होगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट का वेट होता है कितना? 100। 40 कैल्शियम का होता है, 12 कार्बन का होता है और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, मैंने 48 हुआ इसका। हम टोटल कर रहे हैं तो 100 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। और HCl का कितना होगा? देखो HCl का हो रहा है 2 ठो है, HCl का एक का टोटल करो 35.5 + 1 माने 36.5 होगा, और उसका डबल कर दो क्योंकि 2 है उसमें, तो कितना हो जाएगा? 73 हो गया।
तो इससे क्या मिल रहा है हमको कि 100 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 73 पार्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके कितना कितना बना रहा है। देखो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है वो 111 माने 111 पार्ट है, पानी बना रहा है वो 18 पार्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड 44 पार्ट है। अब यहाँ क्या क्या इससे हमको सूचना मिलता है, क्या क्या जानकारी मिलता है। देखो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, जैसे एक ठो कैल्शियम कार्बोनेट है और 2 ठो HCl है, तो इससे क्या जानकारी मिला कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहे हैं। 2 ठो HCl है ना, एक ठो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के पहले कोई डिजिट नहीं लिखा है, 1 2 3 1 भर है, 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट के सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। 2 HCl लिखा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ये यही बता रहा है। ये फर्स्ट में यही बोला है कि ऑन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम 1 होना चाहिए था। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दो सबका देखो क्या क्या बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड का बन रहा है। 1 मॉलिक्यूल क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, उसके पहले कोई डिजिट नहीं लिखा है, 2 CaCl2 ऐसा नहीं लिखा है, 1 CaCl2 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 CaCl2 है, मतलब 1 मॉलिक्यूल है। H2O भर लिखा है तो उसके H2O के 1 मॉलिक्यूल है। 2H2O लिखा होता तो H2O के 2 मॉलिक्यूल होते, ठीक है ना। तो शुरू में जो डिजिट होता है ना वो कितने मॉलिक्यूल हैं ये शो करता है। 10H2O लिखा है माने पानी के 10 कण हैं, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और CO2 भर लिखा है माने CO2 के 1 मॉलिक्यूल है। अब इन सब को टोटल करो तो दोनों तरफ का टोटल सेम आता है कि, और इधर दोनों तरफ आ रहा है उतना ही। तो इससे क्या पता चला कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है ये। और ना तो ये चेंज हो रहा है ना कम हो रहा है ज़्यादा। और ये बता रहा है, देखो दूसरे में क्या बोलता है कि 100 पार्ट बाय वेट, वेट के हिसाब से 100 पार्ट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 पार्ट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 पार्ट ऑफ वेट 1 पार्ट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 पार्ट बाय वेट ऑफ वाटर एंड 44 पार्ट बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाय वेट बोला है मतलब, हाँ तो देखो वेट के हिसाब से अपन लें तो 100 पार्ट जो है वेट का कैल्शियम कार्बोनेट है और 73 पार्ट जो है बाय वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों को अपन कंबाइन करते हैं तो वेट के हिसाब से 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनता है, 18 पार्ट जो है बाय वेट पानी बनता है, और 44 पार्ट बाय वेट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बाय वेट का मतलब है वेट के हिसाब से। हाँ वही जो आप अभी बताया वही तो है। टोटल। तीसरा बोल रहा है ये 1, अब मोल के में शो करें, मान लो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मोल, जो मालिक्यूल जो बोल रहे थे वहाँ के बस मोल बोल दो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा बोल रहे थे ना, तो उसको मोल ले लो। 1 मोल ऑफ कैल्शियम नहीं, उसको मोल में शो करें तो मोल में है बस वो एक फॉर्म रहता है। हाँ तो एक फॉर्म बस है। हाँ, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके इधर 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ H2O और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यही बोलेगा ये, ठीक है। मोल में ले लेंगे, सामने जो मालिक्यूल बोल रहे थे उसको मोल बोल देंगे बस, और कुछ नहीं। फोर्थ में क्या बोल रहा है देखो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, ये तो बोल बताया जा चुका है। अच्छा गैस के रूप में ले, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ वाटर एंड, देखो ये जो गैसियस फॉर्म में उसी को लिख सकते हैं, वॉल्यूम में वॉल्यूम हम उसी को बता सकते हैं जो गैस के फॉर्म में निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है, तो उसको 1 मोल है मतलब 1 मॉलिक्यूल है, तो उसको 1 मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होता है तुम पढ़े हो NTP पे 22.4 लीटर, तो हम उसको कह सकते हैं कि 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है। उसमें 4 पॉइंट्स हैं, इसमें खाली 3 ही पॉइंट
चार चार नहीं, कैसे? ये 3 है, फिर ये 4 भी तो है। रिएक्टेंट होंगे 2 ठो और 3 ठो उधर जो बन रहे हैं वो होंगे। ये सर। तो ये क्या हमको शो करता है कि वेट के हिसाब से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। गैसियस फॉर्म में यदि निकल रहा है कोई प्रोडक्ट तो उसको लीटर में भी शो कर सकते हैं। और ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरी तरह से वो लागू होता है। यहाँ पे नया कोई चीज़ नहीं बनता है, बस फॉर्म चेंज होता है। होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल में थोड़ा सा जान लो कि फ़र्क क्या होता है। रिएक्शन भी होता है क्या कुछ? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। माने जो चीज़ यूनिवर्स में एक कांस्टेंट बना हुआ है उसको हम और ज़्यादा या और कम नहीं कर सकते, केवल एक से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, तब हम कहते हैं कि वो कंजर्व्ड है। एनर्जी को भी हम कभी वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के एक से दूसरे फॉर्म में हम बदलते भर हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। हाँ, तो हमको यहाँ पे यदि हम मालिकुलर फॉर्म में शो करें या मोल के फॉर्म में शो करें, यदि गैसियस प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। पानी लाने को तो बोला गया है। अब इसका लिमिटेशन भी दिया है कि कहाँ तक ये सही है, किस हद तक ये सही है। देखो लिमिटेशन में यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल, ये बोला है। देखो क्या क्या लिमिटेशन है इसका। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ जरूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट में जो फिजिकल पोजीशन है उसका वो प्रोडक्ट का भी हो। प्रोडक्ट में कभी कभी गैस भी बन जाता है। देखो जैसे इसी से एग्जांपल में रिएक्टेंट दोनों सॉलिड में है, या एक सॉलिड में है दूसरा लिक्विड में है। एक्वास लिक्विड, एक्वास मतलब जली सॉल्यूशन, पानी में घोले रहते हैं उसको एक्वास सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गए? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? वो सॉलिड है, ठोस है। और HCl लिक्विड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वास सॉल्यूशन होता है। तो इधर क्या है, एक सॉलिड और एक्वास सॉल्यूशन या घोल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। और इधर क्या क्या बन रहा है? लिक्विड भी बन रहा है, गैस भी बन रहा है, सॉलिड भी बन रहा है। ठीक है ना? हर रिएक्शन में मेंशन करना जरूरी रहता है कौन सॉलिड है, कौन एक्वा, कौन लिक्विड। हाँ, शो करना पड़ता है उसमें। गैस को क्या करता है, ऊपर एरो बना देता है या फिर G लिख देता है। रिलीजिंग का तो एरो होता है। हाँ, रिलीजिंग का। हाँ, गैस तो उड़े ऊपर में, यदि हल्का है तो ऊपर जाएगा ही, तो उसको एरो लगा देता है या फिर गैस लिख देता है। सॉलिड में S लिख देता है, लिक्विड में L लिख देता है नीचे। और एक्वा क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन का मतलब उसको पानी में घोला गया है, पानी का घोल है, जली विलयन। तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो सकते हैं दोनों तरफ, यही बोला होगा। ये पढ़ लेते हैं क्या बोला है पुस्तक में। मैं तो इक्वेशन देख के बताया तुमको। ये बोला है, देखो, द केमिकल इक्वेशन फॉल्स टू कन्वे द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फेल्स मतलब क्या है, जान रहे हो? हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि सॉलिड रिएक्ट करके सॉलिड ही बनाए, गैस भी बना सकते हैं, गैस रिएक्ट करके सॉलिड भी बना सकते हैं। इसको आगे और क्लियर किया है। देखो, दीज आर स्पेसिफाइड बाय द यूज ऑफ लेटर S। वही सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G। सम टाइम द लेटर AQ भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब है डेरिव्ड फ्रॉम एक्वास। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ सब्सटेंस हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। एक्वास लिखा है माने वाटर में घोला गया है। समझ गए? एक्वास सॉल्यूशन में जली विलयन है वो। दूसरा B जो बोल रहा है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक निश्चित वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, भाई कितना डेंस है दोनों तरफ,
रिएक्टेंट की डेंसिटी और जो प्रोडक्ट है उसकी डेंसिटी में कुछ फ़र्क है क्या, ये शो करता है ये। तो यहाँ क्या बोल रहा है देखो, द केमिकल इक्वेशन गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिकुलरली, माने दोनों तरफ के डेंसिटी क्या क्या है इसके बारे में हमको कोई जानकारी वो नहीं देते। व्हेन दीज आर एसिड एंड बेस, however the problem can be solved by writing the word concentrate। क्या है, यदि ज़्यादा डेंस है तो उसको कंसनट्रेट लिख देते हैं, और डेंस नहीं है, ऐसी घोल थोड़ा फीका है तो उसको अपन डाइल्यूट लिख देते हैं, ठीक है ना। CONC। हाँ, जैसे इसमें लिखा है ZN तो सॉलिड है, डाइल्यूट H2SO4 एक्वास लिखा है। देखो डाइल्यूट का मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी कम है, गाढ़ा नहीं है, फीका है ये। हाँ, अब इधर ZnSO4 का घोल मिल रहा है तो ये तो एक्वास सॉल्यूशन है भाई, पानी में ही तो घुला हुआ है, पानी में तो घोले हैं इसको H2SO4 को, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो गैसियस फॉर्म में होगा, तो इसलिए H2 गैस लिख दिया है। रिएक्शन में हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। हाँ, H के फॉर्म में तो होता ही नहीं, H जो है वो एक्टिव रहता है, और जब नेचर में होगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, और एक्टिव तभी नहीं रहेगा जब दो हाइड्रोजन आपस में डिफ्यूज हो जाए, मतलब रिएक्ट करके एक एटम मालिक्यूल बना दे। मालिक्यूल जो है जनरली एक्टिव मोड में नहीं रहता है, एटम जो है एक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन में एटम ही हिस्सा लेता है, मालिक्यूल नहीं लेता है। अब कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है जानते हो, कोई इक्वेशन में यदि कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाते हैं तो वो जो रिएक्शन को तेज कर देता है या स्लो कर देता है, तो जो रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर देता है ऐसा सब्सटेंस जो होता है उसको अपन कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक हिंदी में। और प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, ये कोई निश्चित रूल नहीं है कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें हम इसको शो कर देते हैं कितने टेम्परेचर पे है। वैसे इक्वेशन जो है उस ढंग से होता है, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो रिएक्शन होने पर प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम करते जाओगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और यदि प्रेशर और बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा या धीमे हो जाएगा। तो ये बुक में क्या लिखा है देखते हैं पहले। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। देखो, दीज कंडीशंस आर नॉर्मली नॉट मेंशन्ड इन द केमिकल इक्वेशन एज दीज आर जनरली रिटन अंडर एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर करके शो कर देते हैं अपन, कितना प्रेशर है कितना टेम्परेचर है वो इक्वेशन में शो नहीं किया जाता, ठीक है। हाउएवर द सेम कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द एरोहेड है वो, एरोहेड विच सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये क्या बोला है देखो, एरो लगा के उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करके हम शो करते हैं, ऊपर में टेम्परेचर लिख देते हैं, नीचे में प्रेशर लिख देते हैं एरो के, माने कितना प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है कितना टेम्परेचर है उसको भी वहाँ मेंशन कर देते हैं। यहाँ लिखा है ना, वो रिएक्शन जो दिया है उसमें 723 केल्विन लिखा है ऊपर में, और नीचे में लिखा है 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM लिखा है ना, ATM का मतलब पैसा निकालने वाला नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। अमोनिया और हाइड्रोजन को 723 केल्विन टेम्परेचर पे और 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यदि मिलाएं तो अमोनिया गैस बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैं, Fe कहाँ दिखा है? सर इसमें Fe 720। अच्छा, वो उसका टेम्परेचर है, 723 के लिखा है ना केल्विन। सर केल्विन से पहले Fe उसका क्या सिंबल है, वो तो Fe। सर Fe तो उसका होता है ना, हाँ वो तो सिंबल, वो संकेत होता है उसका Fe का। यहाँ Fe जो है ना वो कुछ और शो कर रहा है, ये जो टेम्परेचर लिखा है इतना तय है, लेकिन Fe क्यों लिखा है पता नहीं, यहाँ बताया होगा कहीं पे तब पता चलेगा। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन वेदर स्लो और फास्ट कैन बी मैंशनड बाय राइटिंग द वर्ड स्लो और फास्ट। रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, सीधा स्लो है तो स्लो लिख देते हैं, फास्ट है तो फास्ट लिख देते हैं, ठीक है। SI यूनिट ऑफ हीट, यहाँ कहाँ पहुँच गए, हाँ
एरो हेड के ऊपर में स्लो है तो स्लो लिख देते हैं और फास्ट है तो फास्ट लिख देते हैं। तेज़ रिएक्शन हो रहा है तो फास्ट, धीमे धीमे हो रहा है तो स्लो। कई रिएक्शन ना कई साल में भी पूरा होता है, कई रिएक्शन कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है। अब कई साल में कैसे, वो भी तो रिएक्शन ही है समझो तुम्हारा, वो हालांकि फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज है। अपने आप जो है एटम टूटते रहते हैं, कुछ निश्चित साल में आधा हो जाते हैं, फिर निश्चित साल में उसका आधा हो जाते हैं, जिसको अपन रेडियो एक्टिव या ऐसा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अपने आप टूटते रहते हैं। रेडिएशंस भी तो अपने आप हाँ। तो स्पीड के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं रहता, स्लो है तो स्लो लिख देते हैं, फास्ट है तो धीरे धीरे बन रहा है तो स्लो, तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है, तेज़ी से प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो फास्ट। अब यहाँ पे लास्ट एक और पॉइंट दिया है, अभी तो 3-4 पॉइंट और दिए हैं। चलो ई है, ई या नंबर में बोलें तो 5वां पॉइंट है हीट चेंज। एक क्या लिखा है, एक कंपेनाइंग बोलते नहीं बन रहा है, एक कंपेनाइंग द रिएक्शन, एक कंपेइंग ऐसा है वो, एक कंपेइंग द रिएक्शन है हीट चेंज। हीट में क्या चेंज आ रहा है वो उसका कंपेयर करना है, माने उसको कैसे लिखना है रिएक्शन में ये बता रहा है। देखो द हीट इन्वॉल्व या ऑब्जर्व, ये इवॉल्व होना चाहिए था, इवॉल्व भी है। द हीट इवॉल्व ऑब्जर्व, क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है ना तो किसी में हीट प्रोड्यूस होता है, किसी में हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब, हीट प्रोड्यूस करने वाला कोई रिएक्शन देखे हो घर में? चूने को लाओगे खरीद के और पानी में डालोगे तो अपने आप पानी उबल रहा है टाइप लगता है। हाँ, तो वो क्या है, हाँ उसमें गर्म होता है, वो छू के देखना गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या है हीट वो रिलीज कर रहा है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होता है कि रिएक्शन करने के बाद वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ठंडा हो जाता है। अब वो कौन सा ऐसा होता है तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ में होता है। वो चूना वाला याद है इसलिए मैं बता दिया, ठीक है ना। तो रिएक्शन में या तो हीट प्रोड्यूस होगा या एब्जॉर्ब होगा, या नॉर्मल रहेगा, ना एब्जॉर्ब होगा ना प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा। तो उसको हीट को क्या बोलते हैं अपन कि हीट निकल रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा अपन उसमें किसी सांकेतिक ढंग से बता देते हैं। तो इसमें क्या बोला है देखो, द हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब इन केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन ऑन प्रोडक्ट साइड। माने जो प्रोडक्ट बनता है उधर हम लिख देते हैं कि प्लस हो रहा है हीट या माइनस हो रहा है हीट। प्लस हो रहा है माने प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस हो रहा है माने एब्जॉर्ब कर रहा है। ये इक्वेशन में लिखा है देखो, CH4 + 2O2, CH4 भी गैस है, मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पानी बनाते हैं। और इसमें लिखा है प्लस 393.5 किलो जूल हीट इज इवॉल्व, माने 393.5 किलो जूल हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस हो रहा है। रिलीज हो रहा है कि रिलीज इवॉल्व का मतलब सोख रिलीज होना। हाँ, एब्जॉर्ब मतलब उसको सोख लेना, नीचे दिया है एब्जॉर्प्शन का देखो। हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाओगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और गैस है वो, और उसमें -93.5 किलो जूल लिखा है, माने इसमें हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। प्लस माने रिलीज करना हीट और माइनस माने एब्जॉर्ब करना। इन सब को इक्वेशन लिखते समय वहाँ मेंशन करना पड़ता है, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिया है देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेड एंड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं जानते हो? जब रिएक्शन होता है ना, नीचे कुछ सफ़ेद या कुछ कलर का नीचे बैठ जाता है सॉलिड टाइप, जैसे दो लिक्विड को मिलाए, देखे धीरे नीचे कुछ बैठ गया, माने कुछ नया प्रोडक्ट बन गया जो कि सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, वो नीचे बैठ जाता है लिक्विड के। अवक्षेप भी कहते हैं इसको हिंदी में, या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो वो नीचे अपने ज़्यादा वेट होने के कारण, हाँ ज़्यादा वेट, जेंट ज़्यादा होने का, ये क्या बोलता है तुम्हारे बुक में देखो। और गैस है तो बाहर निकल जाता है, हल्का है तो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेड इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग द वर्ड PPT।
माने कुछ नीचे कुछ बैठ रहा है, कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसको पीपीटी लिख देते हैं। मैंने दो चीज़ को मिलाया, नीचे देखे कोई सफ़ेद रंग का कोई चीज़ बैठ गया तो वहाँ प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब पीपीटी लिखेंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं बैठ रहा है, कुछ हमको सॉलिड बैठता हुआ दिख नहीं रहा है तो नहीं लिखेंगे। अवक्षेप बनना कहते हैं उसको हिंदी में। इतना सारा याद रहना चाहिए केमिकल इक्वेशन बनाते समय। और उसके बाद जी पार्ट है इसमें का, गैस का निकलना। द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड बाय एन एरो विच पॉइंट अपवर्ड, माने ऊपर की ओर जाते दिखाते, ऊपर के डायरेक्शन में एक एरो लगा देते हैं ऐसा ऐसा, तो गैस निकल रहा है जो ऊपर जा रहा है, ये शो करता है। अब रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल नेचर के बारे में तो मैं पहले ही बता दिया। रिवर्सिबल कब होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, दोनों तरफ इक्वेशन चल रहा है, दोनों तरफ जो है रिएक्शन हो रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये बोला देखो एरो, देखो उसमें जैसा मैं एरो बनाया था वैसी एरो बना के शो किया है इसमें। रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन, देखो सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड बोथ इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। The relative nature, the reversible nature of reaction can be indicated by two arrows pointing in the opposite direction. जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूट के हाइड्रोजन और क्लोरीन भी बना रहा है, दोनों तरफ बन रहा है। H और Cl HCl बना रहे हैं और HCl H और Cl बना रहा है, तो दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, ठीक है। ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है या बाई डायरेक्शनल रिएक्शन कहलाता है। मैं बाई डायरेक्शनल बोला था वहाँ पे। हाँ, अब यहाँ तक तो ये इक्वेशन में क्या क्या हमको जानकारी मिलता है और कैसे कैसे लिखना है ये दिया था अभी। अब यहाँ पे बैलेंस करना होता क्या है, जब नया चीज़ बनता है, जैसे अपन दो चीज़ को मिला दिए, देखो हमको कितना रिएक्शन ये नहीं बताता है केमिकल रिएक्शन कि कोई चीज़ बन रहा है तो इतना उसका मॉलिक्यूल बन रहा है, ये हमको रिएक्शन को देख के पता नहीं चलता है। ये हम कब जानते हैं? जब एनालाइज करते हैं। जो मिला है उसको अपन एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसको, तब हम पता पाते हैं कि वो कितना ग्राम बना है, क्या चीज़ बना है, फिर कितना ग्राम बना है। अब क्या चीज़ बना है और कितना ग्राम बना है पता चल जाता है तो हम उसमें ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना मॉलिक्यूल है उसका। क्यों? क्योंकि वन मॉलिक्यूल का वेट फिक्स होता है, ठीक है ना। तो उस वन मॉलिक्यूल के वेट से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये सब एनालिसिस के बाद पता चलता है, केमिकल इक्वेशन देख के हम नहीं बता सकते। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास को रूल का फॉलो होना चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ सारे एलिमेंट के जो एटम्स के नंबर हैं वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन का एटम दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि कार्बन रिएक्शन करके कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बनेगा। कार्बन कार्बन ही रहेगा, लेकिन दूसरे से जुड़ के कोई नया सब्सटेंस बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, वहाँ भी कार्बन ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में है, इसलिए CO2 है। तो क्या है, इक्वेशन के दोनों तरफ ईच एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उसको हम कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें सारे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट जो हिस्सा लिए हैं उस रिएक्शन में, उनके एटम की जो संख्या है दोनों तरफ सेम करने के लिए हम उसको किसी तरह से मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से सेम करते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक आठ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे देखो, एक आठ एग्जाम्पल एक पहले समझाता हूँ, फिर ये बैलेंस के बारे में क्या दिया है इसके बारे में बताऊँगा। एग्जाम्पल 1.35 इसमें दिया है, सबसे नीचे में उसी 1.19 होगा उसमें, देखो तो उसके नीचे एक एग्जाम्पल दिया है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस द सेम बाई हीट एंड ट्रायल मेथड। किस किस मेथड से अपन बैलेंस करते हैं वो दिया है। तो खैर अभी कौन सा मेथड ये जानने के बजाय बैलेंस कैसे किया है जानो, फिर किसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं मैं बताऊंगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट को पानी के साथ मिलाने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और अमोनिया गैस निकल रहा है, दिया है ना।
उसको फार्मूलाइज करें या फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो Mg3N2 प्लस H2O जब रिएक्शन करके MgOH ट्वाइस और अमोनिया बना रहा है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम हैं इधर लेफ्ट साइड में, Mgn3 लिखा है ना, Mg3N2 लिखा है ना। मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? हाँ, लेफ्ट साइड मैग्नीशियम के 3 एटम हैं, जबकि राइट साइड कितने एटम है देखो। तो गलत हो रहा है ना यहाँ, तो एटम तो नष्ट तो नहीं हो सकता, एटम तो 3 ही रहेगा, तो उसको 3 करना ज़रूरी है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने 3Mg कर देंगे तो 3 हो जाएगा वो। अब नाइट्रोजन कितने हैं इधर, अब इधर कितने हैं? 3 हैं, देखो तो ढंग से, एक ही तो दिख रहा है मेरे को, NH3 है तो एक ही तो नाइट्रोजन, एक है ना। तो एक है तो इधर 2 है, इधर 1 है, माने कब 2 आएगा इधर, जब उसके सामने 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 तो मैग्नीशियम हो गया, इसके MgOH ट्वाइस में, इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 1 है, अब इधर कितना हो जा रहा है 3, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तो पहले ही है, OH ट्वाइस बोला है, माने 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है उसमें, फिर सामने 3 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 हो गया। इधर लेफ्ट साइड में कितने हैं, केवल 1 ही ऑक्सीजन है, तो डिवाइड नहीं, 1 ही ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो H2O के सामने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा उसमें, तो 6H2O हो गया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो तो इधर हाइड्रोजन 6 हो गया, 3H2 है तो, इधर 2H3 है, 2H3 में 6 हो गया है, और 3MgOH ट्वाइस कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, 6 6 12 ठो वो हो गया, हाइड्रोजन हो गया इधर। तो अब कैसे करोगे, देखो हाइड्रोजन जो है बैलेंस हो रहा है, देखो यहाँ पे 3H2O नहीं 6 का तो मल्टीप्लाई किए थे ना, 6 ऑक्सीजन था तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर हो गया, और इधर भी 12 हो गया, गिन लो तुम। 3NH3 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2NH3 तो 2 3 जा कितना हुआ 6, और इधर क्या किए हैं 3OH ट्वाइस है, OH ट्वाइस माने H भी 2 है, और सामने किन से मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो 3 2 जा 6 और 6 + 6 12, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम भी ठीक हो गए। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम को सेम करने के लिए हम संख्याओं से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं, इसी को बैलेंस करना कहते हैं। मतलब दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए। एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एटम तो रहेगा ही रहेगा। जैसे हम लोग को जैसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो मतलब कि इधर एक केमिकल इक्वेशन दे दिया रहेगा और फिर उसका रिएक्शन, फिर उसके बाद में उसको बैलेंस करना। हाँ, या तो रिएक्शन भी खुद भी दे दिया रहेगा और बैलेंस करो बोलेगा, और बोलेगा कि ये दोनों को आपस में मिलाने से क्या बनता है वो खुद बताएगा, और नहीं बताएगा तुमको बताना पड़ेगा, वह जनरली बताता है। हाँ, बैलेंस करना। हाँ, अब इसमें ना बैलेंस के कुछ मेथड दे रखे हैं, क्या मेथड है देखते हैं। अगला हिस्सा इसका मतलब ये है कि बैलेंस करने के प्रोसेस के बारे में हम कल जानेंगे।